कॉपी कलम ले लो और ध्यान से इस वीडियो को देखो, क्योंकि आज आपको समझ में आने वाला है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर आप एक बार में चीज़ को नहीं समझेंगे ना तो कल आपको इसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। कहीं जब हम लोग चीज़ों को एक बार देखने के बाद नहीं समझ पाते हैं ना तो एक प्रेशर अंदर में डेवलप होता है कि यार हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया। तो ये सारी बातें आपके साथ नहीं होनी चाहिए। तो आज आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि आप पैसेंस बनाए रखिए और आपको धीरे धीरे हर बात समझ में आएगी। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहली बात कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। ये एक रासायनिक समीकरण है, ये एक रासायनिक समीकरण आप देख पा रहे होंगे जिसमें दो चीज Mg और O2 मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये रासायनिक एक समीकरण है और इसको संतुलित करना पड़ेगा हम लोगों को। तो आपको जानना पड़ेगा कि क्यों, व्हाई, क्यों रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। इसका आंसर निकलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या कहता है कि प्रकृति में जो है किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का ही हम लोग अनुपालन करने के लिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। क्लियर है। तो संतुलित कैसे करेंगे, तो आप अपने दैनिक जीवन में मतलब आप अपने लाइफ में ना रोज कई रासायनिक समीकरण आप संतुलित करते हैं। आपको पता है, नहीं पता है ना, तो आपको जानकर ये हैरानी होगा कि एक आम आदमी भी, एक ठेले वाला, एक रिक्शे वाला, एक फल वाला, एक कोयला वाला, हर आदमी अपने जीवन में रासायनिक समीकरण को संतुलित करता है। मैं ऐसा समझने के लिए कर रहा हूँ। कैसे आप बोलोगे, तो हम लोग हिसाब क्या रखते हैं, आज अब मैंने आपको 10 रुपया दिया तो मेरे को हिसाब रहता है कि कल आपसे 10 रुपया मेरे को लेना है। अगर किसी ने मेरे को 2 थप्पड़ मारा तो ये हिसाब रहता है हमें कि कल उसे हमको 2 थप्पड़ मारना है क्योंकि आज वो मारा है। तो मतलब बराबर का हिसाब, किस हिसाब से चलते हैं हम लोग, बराबर। तो यही बराबर का हिसाब तो हम लोगों को करना है यहाँ, हम लोगों को यही बराबर का हिसाब रखना है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मतलब आप समझिए कि चीज़ों को बराबर करना है। मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे ना, जितने भी परमाणु होंगे, सबको क्या करना है, बराबर करना है, ठीक है। तो देखिए एक समीकरण को संतुलित करते हैं, अगर आपको एक आ गया ना तो बाकी आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे, बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखो, ये एक रासायनिक समीकरण है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS, मतलब इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, और इसको रिएक्टेंट मतलब शायद अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कि कौन कौन सी चीज़ें यूज हुआ है। अगर रिएक्टेंट में देखेंगे आप इसमें तो क्या क्या यूज हुआ है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, दो चीज़ें यूज हुआ है। तो मैग्नीशियम का नंबर यहाँ पर कितना है, 1 है। यहाँ पर मैग्नीशियम का नंबर कितना है, 1 है। मतलब LHS और RHS दोनों साइड में मैग्नीशियम मैग्नीशियम 1 है, 1 है, इक्वल इक्वल हो गया। अब ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, मतलब LHS में ऑक्सीजन 2 है, RHS में ऑक्सीजन कितना है इधर, 1 है। समझ पा रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। 2 है तो 2 को तो हम लोग 1 नहीं बना सकते, लेकिन इस 1 को हम लोग 2 बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 की जगह 2 कर देंगे। तो 2 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए हम लोग को इस ऑक्सीजन को 2 बनाना है। तो कभी भी हम लोग किसी भी कंपाउंड के आगे तरफ नंबर को लिखते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। तो हम लोगों को आगे तरफ लिखना पड़ेगा यहाँ पर 2। तो ध्यान दीजिए, जैसे आप यहाँ पर 2 लिखें तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन इसी के साथ साथ इस Mg, ये जो आप Mg यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस Mg के लिए भी तो यहाँ पर 2 हो गया ना, लेकिन इधर तो Mg एक ही है, तो हम लोग यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। अब आप इक्वेशन को देखिए ध्यान से, 2Mg मतलब 2 गो मैग्नीशियम हो गया, इधर भी 2 गो मैग्नीशियम है, इधर ऑक्सीजन भी 2 गो हो गया, इधर भी ऑक्सीजन के लिए 2 है, आगे तरफ 2 लगा है, मतलब सबके लिए 2 2 हो गया, ठीक है। तो समीकरण किस तरह बैलेंस होगा, हम लोग यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 1 है, तो हम लोग यहाँ पर 2 लगा देंगे। 2 जैसे ही लगाए तो Mg भी 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब देखिए ये समीकरण बिल्कुल ही बैलेंस है। आपको सिर्फ एक ट्रिक याद रखना है, क्या, कि LHS और RHS इन दोनों साइड में जो भी एलिमेंट हुआ है उसका परमाणु संख्या को बराबर बराबर करना है। मतलब अगर यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 या 2 परमाणु है या फिर ऑक्सीजन का 2 परमाणु है तो इधर भी 2 परमाणु को ऐड करेंगे, पहला बात। दूसरा बात कि जब भी हम लोग ऐड करेंगे ना नंबर को, कि 2 या 3 बनाना है, 5 बनाना है, तो हम लोग जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए 2 लिखना था तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम लोग कहाँ लिखेंगे, हम लोग बिल्कुल उसके आगे साइड लिखेंगे कंपाउंड का, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मेरे वीडियो को फिर से देखिए आप बैक करके। अब चलिए कुछ समीकरण को संतुलित करते हैं। संतुलित करना है, मैंने आपको ट्रिक क्या बताया कि इधर और इधर सब बराबर होना चाहिए।
तो चलिए बराबर करते हैं। इधर कितना है, हाइड्रोजन 2 है। और हाँ, और एक ट्रिक बताते हैं आपको, ठीक है, कि कभी भी संतुलित करेंगे ना तो थोड़ा सा आसानी पड़ता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। इन दोनों चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख के बनाएंगे, बहुत ही जल्दी बनेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। चलो हाइड्रोजन का काम खत्म। सल्फेट SO4 कितना है, एगो है SO4। यहाँ पर SO4 एगो है, बराबर हो गया। इधर Zn एगो, इधर Zn एगो, तो सब तो आपस में क्या है, इक्वल है। ये मतलब ये बैलेंस है, संतुलित है, इसको कुछ करना ही नहीं है। दूसरा इक्वेशन है Fe + H2O रिएक्शन Fe3O4 + H2। तो चलिए, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, मतलब हाइड्रोजन बराबर है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को इस एक को 4 बनाना पड़ेगा। तो इस एक को 4 बनाने के लिए 1 सेकेंड, इस एक को 4 बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे 4 ऐड करेंगे। थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ, कैसे हो रहा है, देखिए हम लोग यहाँ पे 4 लगा दिए। तो हम लोग यहाँ पे जैसे ही 4 लगाए तो ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, लेकिन 4 लगाए आगे साइड तो ये हाइड्रोजन के लिए भी 4 हो गया ना। तो हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 था और जब इस तरह से होगा ना तो ये मल्टीप्लाई होता है। तो 2 चौका कितना हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। तो हाइड्रोजन 8 हो गया, इधर हाइड्रोजन मात्र 2 है, तो हम लोग यहाँ पर भी 4 लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इधर आपका 4 लग जाएगा, इधर आपका 4 लग जाएगा। 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, Fe3 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो ये आपका बैलेंस हो गया 3Fe + 4H2 रिएक्शन Fe3O4 + 4H2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन को हम लोग संतुलित करते हैं। अब आप भी कर सकते हैं। कई बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि ब्रैकेट वाला जो होता है रासायनिक समीकरण, उसको संतुलित हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो अब आप लोग इसको भी बहुत आसानी से कर लीजिएगा। कुछ नहीं, मेरा एक ही ट्रिक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, LHS RHS सबको बराबर करना है। बराबर करना है ना। चलो इधर बराबर करने के लिए ट्रिक, दो ही चीज़ को ध्यान में रखना है। क्या क्या, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। देखिए जो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, इस तरह से ब्रैकेट करके OH और 2 है, इसका मतलब हाइड्रोजन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2 होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1, मतलब इधर 2 ऑक्सीजन हो गया, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पर Ca एगो है, यहाँ पर Ca एगो है, मतलब ये भी इक्वेशन आपका बैलेंस है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये CaO है, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, कच्चा चूना। तो आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, कच्चा चूना का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड होता है। फिर जब कैल्शियम ऑक्साइड चूना को आप घर पे लाते हैं पचूड़ा करने के लिए, फिर आप उसको पानी में डालते हैं। आप जैसे इसको पानी में डालते हैं तो क्या बनता है, CaOH2 बनता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना इसी को बोलते हैं, CaOH2 को फॉर्मूला है, नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। और थोड़ा सा हीट भी निकलता होगा, आप देखते होंगे। नेक्स्ट इक्वेशन है, जब हम लोग हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, पानी बनता है। देखिए ध्यान से, बैलेंस करना है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। जैसे हम लोग 2 लगाए तो ऑक्सीजन 2 हो गया और हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया। तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे ताकि 2 दूना 4 हाइड्रोजन, ठीक है, बराबर हो गया 2H2 + O2 रिएक्शन 2H2O। इसके बाद जो मेरा इक्वेशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बताइए कैसे। तो आज मैं अभी आपको इसका आंसर बताऊंगा इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, और आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिए और आप समझ पाएंगे। आप हेडफोन लगाए रखिए या फिर कहीं पर भी सुन रहे हैं तो आराम से मेरे बातों को सुनिए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आएगा कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे, मतलब श्वसन के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होता है कैसे। तो आपको बताना है कि हम लोग जो खाते पीते हैं, जैसे कि मान लीजिए चावल, आलू, इन सभी चीज़ों में क्या होता है, इन सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और वो कार्बोहाइड्रेट जब हमारे बॉडी में जाता है तो वो टूट करके क्या बनाता है, वो टूट करके ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6। 1 सेकेंड, ठीक है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसी टाइप से होता है। जब हम लोग बहुत सारे चीज़ खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट टूट करके ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है C6H12O6। ग्लूकोज जब हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से जाकर के मिलता है
तब हम लोगों को एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो यही ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से जाकर के मिला शरीर के प्रत्येक कोशिका में, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सा अमाउंट में वाटर और एनर्जी फॉर्मेशन होता है। फिर हम लोग को यहाँ से ऊर्जा मिलता है किसी भी काम को करने के लिए। तो इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आप देख पा रहे हैं ऊर्जा निकल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो सॉरी, इसको थोड़ा बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो चलिए बैलेंस करते हैं हम लोग। हाइड्रोजन कितना है, 12 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो हम लोग यहाँ पर अगर 6 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 6 दूना 12 हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन देखना है आप लोगों को, क्या क्या देखना है कि यहाँ पर क्या क्या है, आप ध्यान दीजिए। ये जो समीकरण, इसमें क्या क्या चीज़ है, तो एक कार्बन है दिख रहा होगा, एक हाइड्रोजन दिख रहा होगा और एक ऑक्सीजन दिख रहा होगा। तो 3 चीज़ों को बराबर करना है। हाइड्रोजन हो चुका है। अब देखते हैं ऑक्सीजन की बारी। चलिए, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 6 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2, 8 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन हम लोग 6 लगा चुके हैं आगे, तो 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 2, 8 ऑक्सीजन हो चुका है। यहाँ पर कार्बन 6 है, यहाँ पर कार्बन 1 है, तो हम लोग को यहाँ पर 6 लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर 6 लगाए तो इस CO2 में क्या था, ऑक्सीजन भी था कार्बन के साथ, मतलब अब ऑक्सीजन का नंबर हम लोग का गड़बड़ा गया होगा। अब इधर आप ध्यान से देखिए, इधर इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन, यहाँ पर 6 दूना 12 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 6, 18 ऑक्सीजन हो गया। तो 18 ऑक्सीजन आपका हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए आप कितना है, 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 2। अगर हम लोग यहाँ पर 6 लगा देंगे तो 6 दूना 12 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, और यहाँ पर 6, 18 ऑक्सीजन हो गया हम लोगों का। तो इधर भी 18 ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या क्या किया हम लोग, यहाँ पर एक 6 लगाए थे, यहाँ पर एक 6 लगाए थे, यहाँ पर एक 6 लगाए थे। चलिए मिला लेते हैं एक बार। हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 6 दूना 12, ऑक्सीजन 6 और 6 दूना 12, 18, ऑक्सीजन इधर 6 दूना 12 और इधर 6, 18, C6, यहाँ पर भी C6 है। एक इक्वेशन है कि जब हम लोग लोहा को थोड़ा सा, सॉरी, फेरस सल्फेट को हीट कर रहे हैं, FeSO4 को, तो क्या बन रहा है, Fe2O3, SO2 और SO3। इसको बराबर करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर SO4, इधर तो SO4 नहीं है, तो हम लोग इसको अलग अलग करके देखेंगे। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो कितना हो गया ऑक्सीजन हम लोगों का टोटल, 3, 2, 5 और 3, 8 हो गया, ठीक है। 3, 2, 5 और 3, 8 हो गया। तो 8 अगर ऑक्सीजन हो गया है, तो अगर आप यहाँ पर 2 लगाते हैं तो 2 चौका 8 ऑक्सीजन आपका इधर भी हो गया। Fe कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर Fe कितना है, 2 है। इसके साथ सल्फर 1, 1, 2 है, यहाँ पर S 2 हो गया। मतलब ये बैलेंस हो जाएगा ये इक्वेशन। बस आपको केवल यहाँ पर 2 लगाना है। आप देख सकते हैं बराबर करके सब चीज़ आपको यहाँ पर बराबर दिखेगा। तो इसी तरह से हम लोग बाकी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारा क्वेश्चन लिख रखा है। आप इन सभी रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, और जिनसे जिनसे क्वेश्चन नहीं बनता है वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। मैं कहीं और नहीं बल्कि आप ही के स्कूल का 2015 बैच का टॉपर हूँ। तो आपको बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपके एज ए सीनियर आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ फिलहाल लॉकडाउन में। तो इसीलिए आप बेझिझक होकर के हमसे क्वेश्चन पूछिए। ये देखिए बहुत सारा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख करके रखा है, और इन सभी क्वेश्चन को आप बैलेंस कीजिए, संतुलित कीजिए इस रासायनिक समीकरण को, और आप मुझे भेजिए। मैं उसको चेक करके आपको बताऊंगा आपके कितने समीकरण सही है और कितने गलत है, ठीक है। इसके बाद हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और लॉकडाउन के बाद वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। तो आपको घबराने की बात नहीं है बिल्कुल। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, और बनाइए इन सभी रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। और मेरे जो वीडियो को पहला पार्ट को नहीं देखें वो वीडियो के पहला पार्ट को देखिए, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के जितने प्रकार है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के उल्टा मतलब विपरीत क्यों कहते हैं, वो सभी आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, और इसमें हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं इस चीज़ को, और संक्षारण और विकृत गंधिता, इन 2 टॉपिक का डिस्कशन किए हैं। चलिए ठीक है। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस आज भी और आने वाले कल में भी मिलते रहेंगे। सभी चीज़ें आपको मैं पढ़ाऊँगा इधर, ठीक है। इसी तरह नोट्स के थ्रू आप अपना नोट्स बनाइए, लिखते जाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।